यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए जो न्यू केस लॉज और आए हैं, दैट इज मई 2025 के लिए। तो आपने देखा होगा जितने कॉम्पैक्ट में केस लॉज दे रखे हैं वो तो है ही है आपके लिए, लेकिन उसके अलावा और कुछ नए केस लॉज आए हैं। 2-3 केस लॉज नए हैं जो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। अच्छा, इसमें एक और चीज समझना, बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है, सर आप हमको वो केस लॉ का लिस्ट तो दे दो ना कि ये केस लॉ है वो ज्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए। मैं आपको दे दूंगा टिल 31 मार्च तक। तो टिल 31 मार्च तक मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट, उसके साथ साथ में आपके जो केस लॉज का लिस्ट है वो मैं आपको दे दूंगा करके, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से नए केस लॉज आए हैं। 3 केस लॉ है, वेरी सिंपल सिंपल। चलिए, सबसे पहला केस लॉ है, दैट इज द बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, सीआईटी 2024 एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना है। तो बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का केस लॉ है। अब एक बात समझना, यहां पे इस केस लॉ में हुआ क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन, यहां पे इशू क्या था। तो यहां पे इशू ये था कि वेदर द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक फॉर द ब्रोकन पीरियड ऑन द परचेज ऑफ सिक्योरिटी कैन बी क्लेम एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉट। अब एक बात समझना, अगर बैंक ने कोई भी इंटरेस्ट पे किया है और वो इंटरेस्ट ब्रोकन पीरियड का जो पे किया है, क्या वो इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जा सकता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। बट आप मुझे पूछोगे ये ब्रोकन पीरियड क्या होता है। तो ब्रोकन पीरियड को यहां पे लास्ट में उन्होंने डिफाइन किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रोकन पीरियड। तो ब्रोकन पीरियड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई सिक्योरिटी खरीदते हो, और वो सिक्योरिटी जब आप खरीद रहे हो और वो सिक्योरिटी खरीद रहे हो, अब उसकी इंटरेस्ट की ड्यू डेट अलग हो सकती है। तो इंटरेस्ट की ड्यू डेट जो अलग हो सकती है, इसका मतलब जो लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके और जिस डेट पे आप सिक्योरिटी परचेज कर रहे हो उसके बीच का इंटरेस्ट भी आपको आगे वाले को पे करना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट अगर आप पे करोगे, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट फॉर ब्रोकन पीरियड। आई कैन टेक अ एग्जांपल, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसका इंटरेस्ट का ड्यू डेट 31 दिसंबर एंड गाइस 30 जून है। अब एक बात समझना, 31 दिसंबर एंड 30 जून है और आप ये सिक्योरिटी परचेज कर रहे हो फॉर एन एग्जांपल ऑन द 27 और मार्च 2025 को। तो जिस डेट को आप सिक्योरिटी परचेज कर रहे हो, इसके पहले का ये वाला जो पीरियड का इंटरेस्ट आप पे करोगे, दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड इंटरेस्ट फॉर द ब्रोकन पीरियड। इसको बोला जाता है इंटरेस्ट फॉर द ब्रोकन पीरियड। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये इंटरेस्ट फॉर द ब्रोकन पीरियड है, ये इंटरेस्ट जो आपने पे किया ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मीन सीधा पीएनडल के डेबिट में डालोगे, या फिर इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के आपको उस डिबेंचर की कॉस्ट में ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन था। देखो, अब मैं बताऊं ना, यहां पे सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस वगैरह जो भी है वो अपन पढ़ेंगे, बट अल्टीमेटली मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर वो सिक्योरिटी आपका स्टॉक इन ट्रेड है, सिक्योरिटी अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है, तो जो भी ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट होगा, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप पीएनडल के डेबिट में डाल दीजिए। लेकिन अगर वो सिक्योरिटी जो है वो तुम्हारी कैपिटल असेट है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। बड़ा सिंपल सी चीज है करके, ठीक है। तो चलिए अपन इस केस लॉ के एनालिसिस और इस केस लॉ के फैक्ट पे चलते हैं, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए, इन द प्रेजेंट केस द एसएससी इज द शेड्यूल बैंक involved in the purchase and sale of the government security. It classified this security as stock in trade in the books of accounts. अब एक बात समझो, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये जो सिक्योरिटी है ये क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। तो स्टॉक इन ट्रेड सिक्योरिटी है, तो जो भी तुम्हारे ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट रहेगा, दैट इज ट्रीटेड एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। The SSC consistently followed the method of setting up and netting of the amount interest paid by it on the purchase of the security, that is interest for the broken period. Now, against the interest recovered by it on the sale of the security and thus offering the net interest income for the tax purpose. This method was accepted by earlier assessment. पहले जो assessment हुए थे उसमें ये method उन्होंने accept की थी, as a revenue expenditure उसको माना था। However, the Commissioner of Income Tax CIT exercised the revisional jurisdiction under Section 263 and holding that the broken period interest form part of the cost of acquisition and not allowed as a deduction. Now यहाँ पे CIT जो है एडमिन, उसने क्या किया, 263 का रिविजनल पावर यूज कर लिया। और रिविजनल पावर पता है 263 264 में हमने पढ़ा था, अपील एंड रिवीजन टॉपिक में, वो रिवीजन कर सकता है, फाइल मंगा सकता है और फाइल मंगा के देख सकता है ये तो गलत है, और वो ऐसा कर सकता है, तो उसने ऐसा कर दिया। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सुप्रीम कोर्ट बोलती है, the Supreme Court noted that the bank are required to be purchase government security to maintain the SLR। जो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, एसएलआर रहता है, वो मेंटेन करने के लिए इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी पड़ती है बैंक्स को, ठीक है। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ द सिक्योरिटी। वन इज द एचटीएम, एचटीएम मींस हेल्ड टू मैच्योरिटी। One is the AFS, that is available for sale, and one is the HFT, that is held for trading. As far as the
अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर बात करें तो बैंक हेल्ड सच सिक्योरिटी एज अ स्टॉक इन ट्रेड, देयरफॉर in this two category of security the benefit of deduction of interest for broken period will be available. The security for the held till maturity category are usually held for the long term till their maturity. If it is found that held till maturity security is held as investment, अगर इसको एज अ इन्वेस्टमेंट हेल्ड करेंगे द बेनिफिट ऑफ ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट विल नॉट बी अवेलेबल, मींस ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा अगर हेल्ड टिल मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटी है वो आप एज अ इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर रहे हैं. लेकिन accordingly the apex court held that as the security were treated as a stock in trade, यहां इस पर्टिकुलर केस में जितनी भी सिक्योरिटी थी वो सब स्टॉक इन ट्रेड है. Interest on the broken period cannot be considered as a capital expenditure and will have to be treated as the revenue expenditure, thus allowed as deduction. यह आपको अलाउ हो जाएगा, सीधा आप P&L के डेबिट में डाल सकते हैं. That is the first case law. ठीक है, चलिए दूसरा केस लॉ क्या है? That is अडाडाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. अब ऐसा नाम ऐसा ही बोलेंगे अडाडाइन. हाँ, सो अडाडाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 2024 और ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. इसमें क्या हुआ कि वेदर द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द असेसी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर द एडवर्टाइजमेंट व्हिच ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट had to be abandoned and can be claimed as revenue expenditure or not. जैसे एक कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट का काम करती है. अब ये क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का काम करती है. मान लो एक ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही थी और वो सॉफ्टवेयर जब डेवलप करोगे तो सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ कैपिटल एसेट. लेकिन हुआ क्या, वो जो सॉफ्टवेयर था ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते करते अबेंडन कर दिया. मैं सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रहे. तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना अबेंडन कर दिया, वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रहे, तो उसका जितना भी खर्चा हुआ था क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं या नहीं? आंसर इज यस. इट इज लाइक, आपको अगर याद रहेगा तो अपन ने एक केस लॉ वहां पे भी पढ़ा था, एक पीवीआर का केस लॉ था, यू नो दैट, प्रिविलेज रोड शो का, कि अगर आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट वगैरह करते हो और वो प्रोजेक्ट अबेंडन कर दिया बट दैट इज रिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो. तो उसी लाइन में ये जो सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ ही नहीं लेकिन उस पे जो खर्चा कर दिया था, क्या उसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकते हैं? आंसर इज यस. आप उसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकते हैं और सीधा P&L के डेबिट में डाल सकते हैं. तो देखिए इस केस लॉ में क्या हुआ था, एक बार समझने की कोशिश करते हैं. The assessee is company engaged in the business of rendering customized internet advertisement service to the advertiser, which could be used on the desktop. In order to develop its software, assessee had incurred certain expenditure. And due to the rapid change in the technology, the application sought to be developed by assessee had become obsolete. And the assessee abandoned the further development. assessee ने further development है वो abandon कर दिया करके. ठीक है, अब उसका डिसीजन क्या है? तो यहां पे हुआ क्या, द दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट सिंस द प्रोडक्ट हैविंग बीन abandoned, the assessee shall not get any enduring benefit. इसको फ्यूचर में कोई बेनिफिट उससे मिलने वाला नहीं है. ठीक है, in substance the assessee has incurred expenditure in this 2 years to develop a software, but due to change in the technology it had to abandon the product. In effect, it had lost money spent on this product. Accordingly, the High Court held that the assessee shall not get any enduring benefit and therefore the expenditure was to be treated as revenue in nature. And Supreme Court ने क्या किया, यहाँ पे जो SLP फाइल की थी वो रिजेक्ट कर दी. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना कि भैया इसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकते हैं. तो इन सिंपल वर्ड में बताऊं, इस पर्टिकुलर केस लॉ में क्या हुआ कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे और वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ करके, ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ ही नहीं बिकॉज आपने वो डेवलप कर रहे थे, खर्चा कर रहे थे, उसके बाद आपने उसको अबेंडन कर दिया, तो उसका जो खर्चा है और इट इज रिलेटेड टू योर एग्जिस्टिंग बिजनेस ना, तो उस पर्टिकुलर केस में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा और सीधा P&L के डेबिट में डाल सकते हैं. लास्ट केस लॉ, दैट इज जॉनसन माथे या मैथे, जो भी आप बोलना है, मैथे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है तो भैया ऐसे ही नाम होंगे करके. ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वर्सेस CIT इंटरनेशनल टैक्सेशन 2024 का दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है. इसमें हुआ क्या कि वेदर द अमाउंट रिसीव्ड एज अ गारंटी फीस बाय द फॉरेन कंपनी फ्रॉम इट्स इंडियन सब्सिडरी फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट और नॉट. एक बात बताओ गाइस, अगर मैं एक बात बताऊं, हमने एक सेक्शन पढ़ी हुई है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और आई थिंक क्लॉज नंबर 5, जिसमें हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, उसके बाद हम FTS की बात करते हैं, उसके बाद हम रॉयल्टी की बात करते हैं. तो इंटरेस्ट वाली जो सेक्शन थी ना, उसमें क्या था कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट को किसी रेजिडेंट से कोई भी इंटरेस्ट मिलता है
तो वो इंटरेस्ट डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता है और वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। भाई अगर इस नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट ने कुछ पैसा दिया और इससे अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल हो जाता है एज पर सेक्शन 9(1). अब एक बात समझना, यहां हुआ क्या, ये जो फॉरेन की कंपनी है, ये नॉन रेजिडेंट है, इन्होंने क्या किया, अपनी कोई रेजिडेंट सब्सिडरी कंपनी है, इसको लोन लेना था। तो मान लो ये जो कंपनी है ना, ये रेजिडेंट वाली कंपनी, इन्होंने किसी बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन ले लिया। अब बैंक से लोन लिया किसने, रेजिडेंट ने। अब एक बात समझना, बैंक से लोन लिया तो बैंक को जो इंटरेस्ट मिलेगा ऑब्वियसली दैट विल बी डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, उस पर इंडिया में टैक्स लग जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये जो नॉन रेजिडेंट है, इन्होंने, इस रेजिडेंट ने जो बैंक से लोन लिया ना, इसका गारंटी दिया है। जो गारंटी है, वो गारंटी दिया है वो इस नॉन रेजिडेंट ने दिया है। तो इस नॉन रेजिडेंट ने जब गारंटी दिया है तो ये रेजिडेंट पर्सन जो है, ये नॉन रेजिडेंट को क्या देगा भाई, गारंटी कमीशन देगा। हाँ भाई, यहां पे गारंटी कमीशन जो है वो गारंटी कमीशन देगा, क्योंकि आपके लिए किसी ने गारंटी दी है तो आपको गारंटी कमीशन देना पड़ेगा। तो यहां पे उसने गारंटी कमीशन दिया, तो क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर ये जो गारंटी कमीशन मिला किसको, नॉन रेजिडेंट को, रेजिडेंट से, क्या ये गारंटी कमीशन एज ए इंटरेस्ट माना जाएगा क्या? क्या इसको एज ए इंटरेस्ट बोल सकते हैं क्या? क्या इसको एज ए इंटरेस्ट मान के टैक्सेबल कर सकते हैं क्या? ये केस लॉ है। और मैं बता दूं उसका कंक्लूजन ये है कि नहीं, इसको इंटरेस्ट नहीं मान सकते, इट विल नॉट बी कंसिडर एज इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट की डेफिनेशन जो दे रखी है, एक तो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 28A में दे रखी है, एज वेल एज जो इंडिया यूके का जो DTAA है उसमें भी इंटरेस्ट की डेफिनेशन दे रखी है, और उसमें गारंटी कमीशन से वो कवर नहीं हो रहा है। गारंटी कमीशन है, वो गारंटी कमीशन कवर नहीं हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट एज अ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट नहीं है करके। ठीक है, चलिए रीड करना है तो करिए, क्या दे रखा है, फैक्ट क्या था। The assessee was the tax resident of the UK, मींस ये कंपनी फॉरेन की टैक्स रेजिडेंट है, एंड एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशलिटी केमिकल जो है वो बनाते हैं। It entered into the global corporation guarantee for the purpose of securing loan taken by Indian subsidiary company from the foreign bank. It received the guarantee charges for extending such guarantee. उनको गारंटी फीस मिला। अब इसके रिलेटेड प्रोविजन क्या है? As per section 222 clause number 28A, interest means interest payable in any manner in respect of money borrowed or a debt incurred. मतलब मनी बोरोड किया जाता है, डेट इंकर किया जाता है, उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वही इसमें कवर होता है, including a deposit, claim or other similar right or obligation, and includes any service fees or other charges in respect of money borrowed or debt incurred or in respect of any credit facility which has been utilized. So in simple word, भाई लेंडर से अगर मान लो कोई भी, लेंडर को अगर कुछ भी पे किया तो दैट विल बी कवर्ड इन द इंटरेस्ट पेमेंट। अब यहां पे इंडिया यूके का जो DTAA है उसमें भी इंटरेस्ट को डिफाइन कर रखा है, और इंडिया यूके का DTAA क्या बोलता है, interest to mean income from the debt claim of every kind, whether or not secured by the mortgage or whether or not carrying a right to participate in the debtor's profit, or in particular income from government security, income from bonds, debenture, including premium and prices attached to such security, bonds and debenture, but subject to the provision of paragraph 9 of this article, shall not include any item which is treated as distribution under the provision of article 11 dividend of this convention। तो ये जो डेफिनेशन है ये दे रखी है DTAA, इंडिया यूके के DTAA में। तो यहां पे क्या कवर होता है, बेसिकली यहां पे इन्होंने बोला हुआ है कोई भी डेट क्लेम होता है दैट इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट। लेकिन यहां गारंटी कमीशन जो दे रहे, एक बात बताओ, पहली चीज तो जो वो लोग बैंक को पे करेंगे ना, वो बैंक के लिए इंटरेस्ट है भाई। इंडियन सब्सिडरी कंपनी इज वॉट एवर दे आर पेइंग टू द बैंक, इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट फॉर द बैंक, बट वॉट एवर गारंटी कमीशन रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द इंटरेस्ट। अब एक बात समझना, यहां पे अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या दे रखा है देखिए करके, एनालिसिस और डिसीजन क्या है कोर्ट का। The High Court concur with the view of tribunal that the word interest as defined in section article 12(5) of the DTAA or section 228A of the act shall be understood contextually। और यहां पे क्या दे रखा है देखिए, article 12(5) of the DTAA and section 228A of the act extend the scope of such payment, however payment or repayment pursuant to any loan to be qualified as interest necessarily have to be within the context of loan and shall relate to the party to the
Privacy of the contract. In this context only, the expression claim of any kind, service fees or other charges have to be understood. The word interest does not take into the its fold any payment made to the stranger to the privacy of the loan transaction. Those such payment have to be made incidentally in relation to such loan. तो इसका दिक्सार क्या है ना, इसका समरी ये है कि भाई आपने जिसको लोन दिया है, अगर वो पर्सन आपको जो भी पे करेगा डेट क्लेम के टूवर्ड्स कुछ भी पे करेगा वो इंटरेस्ट में आएगा। लेकिन यहां तो स्ट्रेंजर को पे कर रहे हैं ना, स्ट्रेंजर का मतलब जिसने गारंटी दिया है, दैट इज द इंटरेस्ट स्ट्रेंजर इन दिस ट्रांजैक्शन, या उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट कब होगा? जब ये पर्सन इंडिया का कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगी या लोन का रीपेमेंट नहीं करेगी तो गारंटर का रोल आएगा। अदरवाइज गारंटर का कोई रोल नहीं है यहां पे करके, ठीक है। तो गारंटर को जो मिल रहा है दैट विल नॉट बी कवर्ड एज इंटरेस्ट करके, ठीक है। अनडाउटली द असेसी इज अ स्ट्रेंजर to the privacy of loan transaction in much as contract of loan is different from the contract of guarantee. As such as our consideration opinion, the expression of debt claim of any kind or the service fees or other charges in respect of money borrowed or debt incurred does not stand extended to the payment of guarantee commission received by the assessee in India. The expression interest is defined to mean amount payable in respect of the money borrowed or debt incurred. Undisputedly, the appellant had not borrowed any money. The debt, if any, which could be said to be incurred was clearly not owed to the Indian subsidiary. The income that is received from its subsidiaries was solely in consideration of any liability that could possibly be fall in case its Indian subsidiary were to default in their repayment obligation. भैया एक बात बताओ, यहाँ पे इनको तभी पे करना पड़ेगा जब भैया वो इंडियन सब्सिडरी पे नहीं कर रही है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो करने की जरूरत नहीं। अकॉर्डिंगली द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द गारंटी फीस वुड नाइदर फॉल विद इन द ambit of Article 12 of the India UK DTAA, nor it is covered in Section 222A of the Act. So in simple word, it will not be covered in the interest. ये interest की definition में नहीं आएगा। You got my point or not? Yes. So ये बेटा 3 केस लॉज थे। अगर ये तीनों केस लॉ की बात करूं तो आपको बड़े सिंपल से केस लॉ है। पहले केस लॉ में आपको क्या ध्यान रखना है करके, ठीक है, कि अगर मान लो आपकी सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड है तो जो भी तुम्हारा ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट है दैट इज अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बड़ा सिंपल है कि अगर सिक्योरिटी आपका स्टॉक इन ट्रेड है उसको आप पीएनडल के थ्रू रूट कर रहे हो तो जो भी ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट रहेगा दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं केस लॉ दैट इज रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे, आप एडवर्टाइजमेंट कंपनी हो और एडवर्टाइजमेंट बिजनेस में कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे बट वो सॉफ्टवेयर बीच में अबेंडन कर दिया, तो जो भी तुम्हारा एक्सपेंडिचर रहेगा दैट एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाल दीजिए। और उसके बाद में तीसरा केस लॉ जो तुम्हारा था दैट इज रिलेटेड टू दिस कि सर अगर गारंटी कमीशन पे किया, इस गारंटी कमीशन विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट? आंसर इज नो, दैट गारंटी कमीशन विल नॉट बी कंसिडर और ट्रीटेड एज इंटरेस्ट। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ ऑल योर 3 केस लॉज। मैं आपको मार्च एंड तक आपको जो चीजें मैंने बोली है कि जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है आपके एग्जाम के लिए उसका आपको लिस्ट देना है, दैट आई विल गिव यू, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक्स।